और वैदिक एज इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो से लेके बहुत जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उस सब का ये पेट टॉपिक है वैदिक एज। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना। और आज वैदिक एज यहाँ से मेरे साथ आप डिस्कस करके जब जाओगे, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है प्लीज उससे आप वैदिक एज को रीड कर लेना एक बार, एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। जितने भी आपके पास क्वेश्चन सेट्स हैं, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैदिक एज। देन ओनली यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, आप कितनी परसेंट क्वेश्चन आप वैदिक एज के कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस सेट्स नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमने आपको 10-20 फैक्ट दे दिए, एक कॉन्सेप्ट बता दिया, बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स ऑफ नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें वैदिक एज कितना प्रिपेयर कर, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मुझे कितना आता है। ठीक है, हम वैदिक एज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड prehistoric age हम लोगों ने कर दिया। How what you all know about Vedic age? ये क्या है? Anybody know? Have you read anything about the Vedic age? किसी ने कुछ पढ़ा है Vedic age के बारे में? So there are four Vedas. There are four Vedas. There are four Vedas. ठीक है, कौन-कौन सी वेदास हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। सबको इन वेदास का नाम पता है। क्वेश्चंस क्या आते हैं Vedic age से? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 4 वेदों के नाम लिखिए। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। उस टाइम की इंडिया में सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या थी, वुमेन की कंडीशन क्या थी वैदिक एज में, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप वैदिक एज का टाइम लिख लो। द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज इज वैदिक एज is 1500 to 600. Will it be BC or AD? What should I write over here? BC or AD? BC. Are you all sure? Should I write BC or AD? मैंने AC BC AD BC का कॉन्सेप्ट आपको बताया था पहले ही क्लास में। तो ये जो वैदिक एज है वो AD का टॉपिक है कि BC का टॉपिक है? BC का टॉपिक। BC का टॉपिक मतलब हो गया 1500 BC से लेके 600 BC तक, और BC में कॉन्टेक्ट ऑपोजिट चलती है, उल्टी चलती है। जैसे अगर आप AD का लिखेंगे तो आप लिखेंगे 600 AD to 1500 AD, ऐसे लिखेंगे। बट BC में उल्टा चल रहा है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आ रहा है, तो वी आर कमिंग टू 0 is bigger than this number in BC I am talking। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर किसी को पूछना तो ये 1500 BC से 600 BC का एक रफली टाइम है वैदिक एज का। अब दिस वैदिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories। These are early Vedic age, and later Vedic age। Early Vedic age and later Vedic age। ये अर्ली वैदिक एज का टाइम है 1500 BC to 1000 BC, and later Vedic age time is from 1000 BC to 600 BC। Okay? In early Vedic age, the 4 Vedas which you all know, only the Rig Veda was written, got it? And in the later Vedic age, other 3 Vedas were written। ठीक है? अब last time I told you all कि who were the Vedic people? They were the Aryans, and from where did they come? ये क्वेश्चन आता है कि आर्यंस कहाँ से आए? They were very intelligent people, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। इनके जो आप लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे, वेदास इन इटसेल्फ इज वेरी गुड बुक। So they were very intelligent people. So from where did they come?
Were they originally Indian people, or did they come from outside? Last time I gave you some theories which is propounded by different historians, different thinkers time to time. उसमें आप 2-3 लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है कि ये आर्यन कहाँ से आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, Arctic region. One thinker told that they came from Arctic region. Can anybody tell किसने कहा था कि वो Arctic region से आए थे? Aryans. Yes, B.G. Tillak. B.G. Tillak. And we read a lot about B.G. Tillak in modern Indian history. When we will be dealing with the freedom struggle, Bal Gangadhar Tilak will be the main topic to discuss. ये बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े थिंकर थे। He told that these Aryan people came from Arctic region. Arctic पता है कहाँ पे है? Anybody knows कहाँ है Arctic? Geographically where it is? Near North Pole. North Pole. Okay. Now the second is Central Asia. Another thinker told they came from Central Asia. Central Asia. Who told this? Max Muller. And the last time told about Max Muller also. Central Asian countries का नाम बताओ, दो countries का। Central Asian countries का नाम? यूक्रेन, रशिया, ये सब Central Asian countries। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह। तो it was believed that they came from Central Asian countries. Max Muller, and Max Muller was a very good Sanskrit scholar. I told you last time he was from Germany. German Sanskrit scholar. He had done a lot of research on Kalidas literature. Abhigyan Shakuntalam की statement I know. So Central Asia was the theory given by Max Muller. Then Tibet region. Another thinker told that it is from Tibet region. Tibet पता है आप लोग कहाँ पे है? Tibet region. Who told this? Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati. Tibet. And Dayanand Saraswati was a very good social reformer. We will study about him also. ठीक है? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हम लोग डिटेल से दयानंद सरस्वती की। तिब्बत रीजन, तिब्बत कहाँ पे है? Why is Tibet famous for? क्या है? Part of China और वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेट्यूज है। इसको माउंट ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत। ज्योग्राफी में हम तिब्बत रीड करेंगे। नेक्स्ट यूरोप, एक और फिंगर लिख लो, यूरोप। एंड दिस इज विलियम यूरोप। विलियम जोन्स, he was a British historian. He told that they came from Europe. विलियम जोन्स। तो ये आप चार याद करो, दैट इज इनफ। और बुक आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो नीड टू गो ऑन वन। ये चार की आर्यंस कहाँ से आए? एंड आर्यन इज कनेक्टेड विद हिटलर आल्सो। इफ यू नो अबाउट हिटलर, हिटलर का नाम सुना आप लोगों ने? हिटलर अपने आप को आर्यन कहता था, नॉर्डिक आर्यन कहता था। एंड उसकी जो रेशियल सुप्रीमेसी थी, रेशियल थ्योरी थी हिटलर की, नाजी की, तो उसने क्या, ही टोल्ड दैट ऑल द रेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट इक्वल, सम रेसेस आर सुपीरियर एंड अदर आर इंफीरियर। नॉर्डिक आर्यंस ही केम एट द टॉप। हिटलर की रेशियल थ्योरी में नॉर्डिक आर्यन सबसे टॉप पे और सबसे बॉटम में कौन था? किस रेस को उसने सबसे नीचे रखा? किस रेस को हिटलर ने सबसे ज्यादा मारा? Yes, exactly. Jew. He was hating Jew people, and in his lifetime he killed 60 lakhs Jew. 6 मिलियन Jew को मारा उसने। He was hating Jew. उसने अपने रेशियल सुप्रीमेसी में, रेशियल हायरार्की में सबसे नीचे Jew को रखा, सबसे ऊपर आर्यन। क्यों आर्यन? He himself was an Aryan, so he was calling himself Nordic Aryans. Now, now we are going to discuss वेरिगेट में इसकी ज्योग्राफी कहाँ पे, ये कहाँ पे है बेसिकली ज्योग्राफी। देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेसिकली अराउंड इंडस रिवर, इंडस रिवर के आसपास था। वैदिक एज का जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली सरस्वती रिवर के आसपास है, राइट ऑन नियर सरस्वती रिवर।
इन हरियाणा। तो हरियाणा के आसपास सरस्वती रिवर रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट एक्जिस्टेड, आज की डेट में रिवर नहीं है, बट 2-3 साल पहले एक डिस्कवरी हुई थी कि सरस्वती रिवर है ग्राउंड के नीचे, उसमें चल रहे थे, एक्सकैवेशन चल रहा था, तो इट डेवलप नियर सरस्वती रिवर इन हरियाणा। अब तो बेसिकली माइंड में रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम इंडस रिवर के पास था, रीजन पाकिस्तान में बेसिकली था, और ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के आसपास का एरिया, ठीक। तो सरस्वती रिवर नियर, सरस्वती रिवर नियर हरियाणा। क्या सरस्वती रिवर इलाहाबाद में भी थी, प्रयागराज में भी थी, बट अब नहीं नियर हरियाणा। कहते हैं ना ये संगम है, the confluence of 3 rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati, but presently only 2 rivers are visible. Now, very important, political organization क्या? Politics कैसे? Political organization. During the Vedic age, political organization इंडिया में क्या थी? कौन था? कैसे चलता था पूरा स्टेट? First, कुल या family was the basic unit. कुल या कुला family was the basic unit. परिवार से सब कुछ स्टार्ट होता है। परिवार को संस्कृत में कुल कहते हैं। आप कौन से कुल के हैं? एक वर्ड ये होता है नहीं। This कुल और कुला was the family. Family was the basic unit during the Vedic age. Then after Kul, when many kulas were combined together, many families were combined together, they were forming village. आज भी यही होता है। अगर आप तो गांव से हो, गांव गए हो, गांव जानते हो सब लोग मोस्टली, तो गांव में कई सारे फैमिली जहाँ पे रहते हैं एक गांव होता है, तो कई सारे परिवार को मिला के क्या बनता है? गांव बनता है, विलेज बनता है। तो कुल was the first unit, second was ग्राम और विलेज। Second unit of administration was village during the Vedic age. और ग्राम को के बाद क्लैन बनता था, this what the clan. This के बाद जन and राष्ट्र। These were the different units during the Vedic age. और राष्ट्र के हेड को राजा होते थे। राजा, राजन, ये सारे वर्ड्स के लिए भी आपको वैदिक में ही वाज द हेड ऑफ एंटायर विलेज। नाउ इंपॉर्टेंट समितिस का नाम पूछा जाता है, ये हो गया। उसके बाद कंट्री को चलाने के लिए जैसे अभी भी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, लॉ पास होते हैं। यस्टरडे अगर आप लोगों ने सुना हो, कई सारे वायरल वीडियोज आ रहे हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा में डिबेट चल रही है, यूपी की कई सारे वीडियोज आए हैं, तो उसमें ऑपोजिशन लीडर अखिलेश यादव एंड यूपी की कन्वर्सेशन चल रही है, इलाहाबाद मर्डर इश्यूज हो रही है। तो ऐसे उस टाइम में डिबेट होते थे, डिस्कशन होते थे, उसके लिए समितियाँ होती थी। तो 3 इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं वैदिक एज का, राइट डाउन, विद्वत, सभा एंड समिति। विद्वत, सभा एंड समिति, ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस थे where discussion and debate related to the administrations were taking place.
राजन या राजा लिखा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए ही वाज हेरिडिटरी, मींस हेरिडिटरी मींस Succession. yes सक्सेशन होगा, फादर देन हिज सन देन हिज सन देन हिज सन, जैसे कि आप मानती हैं। नेक्स्ट, अब पॉलिटिकल सिस्टम में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध, 10 राज वॉर, ये वॉर ऑफ 10 थिंग्स, वॉर ऑफ 10 थिंग्स, ये इससे क्वेश्चन आता है डिफरेंट कॉम्पिटिशन में कि 10 राज युद्ध क्या था, कौन लड़ा कौन हारा, तो 10 राज युद्ध पूछा था। तो फॉट बिटवीन सुदास द किंग ऑफ भरत क्लैन, सुदास राजा का नाम था जो भरत क्लैन के राजा थे, भरत ग्रुप है, सुदास द किंग ऑफ भरत क्लैन fought against the group of 10 tribes versus 10 tribes। ये 10 ट्राइब की ग्रुप थी, इसलिए इसका नाम है 10 राज युद्ध। 10 ग्रुप की एसोसिएशन की एलायंस था जिसके खिलाफ किसकी लड़ाई हुई थी, सुदास कौन से ग्रुप का राजा था, भरत क्लैन का राजा, ठीक है। इसमें सुदास won the war, ये जीतता है and killed the, सुदास was victorious and भरत क्लैन, सुदास या भरत क्लैन was victorious, defeated the 10 rulers, और इस 10 rulers के राजा का नाम था पुरुषोत्तम। अब इसके राजा का नाम पुरुष, ये हार गए थे और सुदास जीत गए थे। हम 10 राज युद्ध के बारे में आपको बता रहे हैं। सुदास जो भरत ग्रुप के राजा थे, इन्होंने 10 राजाओं के कॉन्फेडरेशंस को, अलायंस को, जिसके लीडर पुरुषोत्तम ने हरा दिया और इनको मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये लड़ाई लड़ी गई थी, पूछा जाता है कहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। This battle was fought on the bank of Ravi River। कौन सी रिवर? और रावी का नाम उस टाइम, जो वैदिक नेम है रावी रिवर का, वो है परुष्णी। Fought on the bank of Ravi, ब्रैकेट में आप लिख लेना परुष्णी रिवर। रावी was known in Vedic literature as the river परुष्णी। अब ये टॉपिक आपको देंगे, अलग अलग रिवर का अलग अलग नाम था, जिसको हम आज दूसरे नाम से जानते हैं, वैदिक बुक में अलग नाम है उस रिवर से। तो पुरुषनी रिवर के बैंक में, रावी रिवर के बैंक में लड़ाई हुई थी। भरत का राजा सुदास विक्टोरियस था एंड 10 कॉन्फरेंसेस लॉस्ट द वॉर, ठीक है। दोनों के टीचर का नाम पूछा जाता है, दोनों के गुरु कौन, देख लो। वशिष्ठ, ये इनके गुरु थे। वशिष्ठ was the teacher of guru of Bharat clan and Vishwamitra was of 10 confederation, और इनके गुरु थे विश्वामित्र। क्लियर? सुदास या भरत क्लैन के टीचर थे वशिष्ठ एंड 10 ट्राइब, और पुरुषोत्तम के टीचर थे विश्वामित्र। तो कौन से टीचर की जीत हुई थी? वशिष्ठ। 10 राज एक से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितने भी सेट सॉल्व करो 10 राज एक का एक क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक लाइफ,
पॉलिटिकल सिस्टम में जो हो बहुत डेप्थ में आप लोगों को नहीं जानना है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक लाइफ, उस टाइम की आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, हाउ दे वर सर्वाइविंग, व्हाट दे वर बेसिकली डूइंग। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, शैल आई रिड? Now we are discussing economic life. What do you think? आज की डेट में what is the main occupation of the people in India? What is the main occupation of Indian people today? आज इंडिया के लोगों का main occupation क्या है? आज इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कुछ नहीं। What is the main source of the economy in India today? I mean, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्टर्स पढ़े होंगे, नहीं सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग टुडे। प्राइमरी सेक्टर, अगर आपने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी इज बेसिकली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी सर्विस सेक्टर। तो इंडिया में आज की डेट में 60% पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इवन टुडे इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। What is Vedic age में क्या था? Agriculture रहा होगा? Yes, but their society was basically pastoral society. वो animals पर ज़्यादा depend करते थे। Agriculture was the secondary source of income. Economic life में Vedic society was a pastoral society. Pastoral means surviving on animals. Was predominantly a pastoral society. Vedic society was predominantly a pastoral society. अगर कोई confusion हो तो bracket में लिख लो, pastoral means animals. Which animal you think would be the most important animal at that time? Cow. Cow was the main animal. Right. Cow was the most important animal. Cow was the most important. Most important animal. And many wars were fought for cow. Cow के लिए लड़ाई होती थी. विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई काऊ को लेकर हुई थी। गॉट इट? तो काऊ को लोग प्रोटेक्ट करते थे, बचा के रखते थे। काऊ वाज द पैरामीटर ऑफ वेल्थ, जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना रिच माना जाता। यही जब हम और आगे जाएंगे पढ़ेंगे, जो उस टाइम के पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, वो दक्षिणा में काऊ लेते। जितनी गायें होती थी दैट वाज द पैरामीटर ऑफ वेल्थ। Agriculture was secondary occupation. Agriculture was secondary occupation. Agriculture was secondary occupation. So their first occupation was they were pastoral, depending on animals. Second is agriculture. Copper and bronze was the common metal. Copper and bronze. Bronze, जिसको वो लोग IS बोलते थे, ये वर्ड लिखो IS, was the common metal. Copper and bronze were the, that was called IS, संस्कृत वर्ड उसका IS है, was the common metal. It means these people were not knowing about iron. वैदिक एज के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता। कैन एनीबडी टेल मी आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सा मेटल जानते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को उस एज के नाम से जानते हैं। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज नहीं। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रॉन्ज लॉय है ना? नहीं, इसका मिक्सचर होता है टिन एंड कॉपर।
ब्रॉन्ज एज कहते हैं उसको सिविलाइजेशन को, एंड इट वाज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. Vedic age people, they were doing copper and they were knowing bronze. It means they were familiar with the alloys, making of alloys. Alloy जानते हो तुम लोग? क्या कहते हैं alloys को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु का मेटल. तो alloy is a mixing of two metals, and by mixing of two metals they were making some better. So they were knowing copper and bronze. Next, एक पॉटरी पूछा जाता है. हर एज की एक स्पेसिफिक पॉटरी है. पॉटरी क्या होता है? हाउ वी नो अबाउट द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री को कैसे जानते हैं? When there were no literature is available, literature is available, we are doing with the help of archaeological evidences. तो पॉटरी is one of the important archaeological evidences. तो इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट पॉटरी थी उसका नाम था OCR. ये तो पूछा जाता है. हम हर एज के लिए पॉटरी आपको बताएंगे. OCR, Orchard Colored Pottery. OCR. OCR or Orchard Colored Pottery was the main pottery found during Vedic age. ये Vedic age का pottery है. Next. Society, economic life is over, economic condition is over. Now we are going to discuss about society. Society कैसी थी? क्या condition होता है society में? और आयरन की डिस्कवरी आप देखोगे कि लेटर वैदिक एज के बाद से होना स्टार्ट होता है. And invention of iron, discovery of iron will change the life of the people completely. और ड्रास्टिक चेंज आएगा आयरन के बाद. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोसाइटी. सोसाइटी में सबसे पहले आपने लिखा स्कूल वाज द बेसिक यूनिट, फैमिली बेसिक यूनिट था लोगों का. यही से सब कुछ स्टार्ट होता था. उसके बाद सेकेंड यूनिट था विलेज. विलेज को और क्या कहते थे? ग्राम. And then उसके बाद विस क्या था? विस वाज अ ग्रुप ऑफ विलेज. ग्रुप ऑफ विलेज, कई सारे गांव को मिला के विस, ग्रुप ऑफ विलेज. और इसके हेड को विस्पति कहते हैं. विस्पति. गांव के हेड को ग्रामपति. ठीक है, विस्पति. Now, slavery was rampant. उस टाइम स्लेवरी के एविडेंसेस मिलते हैं क्या? स्लेवरी था. स्लेवरी जानते हो क्या होता है हिंदी में? स्लेवरी क्या कहते हैं? दास प्रथा, दास बनाना ना. तो स्लेवरी वाज कॉमन. स्लेवरी वाज कॉमन. अब स्लेवरी में भी जो यूरोपियन स्लेवरी सिस्टम से डिफरेंट था हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट था. स्लेवरी वाज कॉमन. नो एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज. कितना एडवांस सोसाइटी रहा होगा, कितनी अच्छी सोसाइटी रही होगी, कोई चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं थी. क्या आज इंडिया में चाइल्ड मैरिज होते हैं? क्या नहीं होते? होते हैं आज भी होते हैं. आप लोगों ने देखा चाइल्ड मैरिज होते हैं? न्यूज़पेपर में लिखा था. चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है when the girl under 18 gets married and boy under 21 gets married. आप लोगों ने कभी देखा नहीं है? नहीं देखा. प्रॉपर मैरिज नहीं देखा. किसी मैरिड को देखा है जो 10-12 साल की लड़कियां और शादी हो गई. एक स्टेट बहुत न्यूज में है 10 दिन से चाइल्ड मैरिज को लेकर. A state is in news from last 10 years due to child marriage. What the state has done, I am just telling, and then you people will recall. The state is arresting all those who are getting child marriage.
रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे पुलिस नॉक कर रही है गेट पे और बॉयज को उठा के ले जा रही है, जेल में डाल दिया। 1800 लोग एक दिन में पुलिस ने अगेन द चाइल्ड। और चाइल्ड मैरिज इज वेरी फ्रीक्वेंटली हैपनिंग इन इंडिया। बहुत हो रहे चाइल्ड मैरिज, इलाहाबाद में हो रहा है। आप चले जाओ रुरल एरिया में, गाँव में चले जाओ, 12 साल 14 साल 15 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है। एंड द स्टेट व्हिच आई एम टॉकिंग राइट नाउ इज असम। असम में हुआ, ठीक है। असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज वेरी फोर्सफुली। तो इस टाइम चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं थे। नेक्स्ट समझने की कोई सी सोसाइटी में पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन रही होगी वुमेन की? एनीबॉडी कैन गेस? अच्छी या नहीं? तो अच्छी वही पीढ़ी जो चाइल्ड मैरिज नहीं तो चाइल्ड मैरिज नहीं है तो अच्छी होगी, यस। तो क्या वुमेन की अच्छी कंडीशन नहीं होने के लिए सिर्फ चाइल्ड मैरिज रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर, मतलब जब इतने डेवलप हैं तो माँ इतना डेवलप है तो वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं। एंड सीरियसली वैदिक एज वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में इंडिया में वुमेन की कंडीशन डिटोरिएट करेगी, कास्ट सिस्टम डिटोरिएट करेगा, all these will start happening in the later Vedic age after that. तो कंडीशन ऑफ वुमेन, फर्स्ट पॉइंट, सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। व्हाट डू आई मीन बाय पेट्रियार्कल? क्या? मेल डोमिनेटेड। सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेटेड। क्या आज भी है सोसाइटी मेल डोमिनेटेड? व्हाट इज टुडे सोसाइटी? इज इट पेट्रियार्कल या नहीं? आज हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है कि नहीं? घर में पापा की बात नहीं चलती, घर में मम्मी ज्यादा डोमिनेट है। डोमिनेट मम्मी है लेकिन बताते नहीं। बट कितनी भी डोमिनेट हो, इवन टुडे आवर सोसाइटी में पेट्रियार्कल। फैमिली का नाम मेल से अभी भी इंडिया में होता है। The girls lose her surname after marriage. ऐसा ही होता है, तुम लोग हस्बैंड का नाम बदल लो surname। अभी भी नहीं हो रहा। This is the trend which I am talking right now. Even today, the girls change her surname, और कुछ बहुत नहीं भी change कर रहे हैं after the marriage. After the marriage, girls goes to the boys' house. उल्टा होता है, boys आते हैं हमारे घर रहने। यही हो रहा है ना? फिर तुम ऐसा सोचा boys क्यों नहीं आता? अपना घर बार छोड़ के आ जाए। अगर कोई आ जाता है in society, they are not thought with the good eyes, seen with the good eyes. एक बहुत ही गाली वाला शब्द यूज होता है उसके लिए, क्या? घर जमा। एक गाली शब्द है, ठीक है? तो नहीं देखा जाता है। What does it show? Even today, the society is male dominated. Society is patriarchal society. ठीक है? Should it continue? Should it be changed? Change होना चाहिए ना? वॉइस आना चाहिए तुम्हारे घर, वही रहे ना? हम क्यों यार मम्मी पापा को छोड़ के, जिस मम्मी पापा के साथ हमने इतना 20-25 साल जिया है, उसको छोड़ के चले जाते हैं अजनबी के घर। इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू लव मैरिज, तो आप जानते भी नहीं अजनबी कौन है बंदा। यही होता है अरेंज मैरिज, यही तो है। यू आर नॉट नोइंग द पर्सन जब तक फाइनल नहीं हो जाती शादी। और कई बार बहुत ट्रेडिशनल में तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है शादी से पहले। हमारे ट्रेडिशन में नहीं देखा जाता था। Even I have not seen my wife before my marriage. Are you getting my point? What I am trying to say? Yes, sir. तो उस अजनबी बंदे के साथ जाकर आपको जिंदगी बितानी, इसको जानते ही नहीं। If you are not going for the love marriage, so my suggestion would be, don't take my words as a word. It's your destination. But according to me, love and arranged marriage is the best. क्या एटलीस्ट आप बंदे को जानते तो हो कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल। अगर आपकी लव लाइक बहुत लंबी नहीं है, 10 साल 20 साल से नहीं है, तो कुछ टाइम तो आप जानते हो, एक मेंटल फ्रीक्वेंसी तो जानते हो, माइंड कंडीशन तो जानते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मैरिज विद द पर्सन होम यू डजंट नो एट ऑल, बिल्कुल जानते ही नहीं है, बिल्कुल। ये अपना पर्सनल डिसीजन है आपका। नाउ ये आपने टेक पेट्रियार्कल सोसाइटी था। सेकंड पॉइंट, again you can repeat it, child marriage was not prevalent. Child marriage नहीं थी, और child marriage नहीं था, ये अपने आप में शो कर रहा है कि society was very advanced, the people were very aware, intellectual people were there, they were knowing the importance of child marriage and this. Okay. Next,
women can choose their husband. कितनी अच्छी सोसाइटी रही होगी देखो. Right a point? Women were allowed to choose the husband. आज भी नहीं है, गर्ल्स को फ्रीडम इतनी नहीं है हमारे यहाँ की. They will be allowed to choose the husband. But in Vedic age, women were allowed to choose their husband. Monogamy was prevalent. Monogamy. Monogamy क्या होता है? Monogamy का उल्टा होता है polygamy. Polygamy क्या होता है? Yes, कई शादियाँ. More than one wife. But Vedic and monogamy. Again, it is showing that the condition of women will be better. If a male is getting so many wives, it means the condition of women is low. But in Vedic age, it was monogamy. Only one wife was allowed. But एक वर्ड हम बताएंगे. Neo system was allowed. अभी Neo क्या था? Neo a type of widow remarriage था. ऐसे नहीं बताएंगे. Neo widow remarriage. अगर widow remarriage allowed है, तो society अच्छी है. Should widow be allowed to marry or not? Yes, it should be. And if you ask me personally, my opinion, I think it should be forcefully made to get the widow remarriage. So Neo क्या था? Neo पहले सब लोग क्या था पूछा जाता वो तो Neo system अपने को दिला दिया. If a girl got married and by chance accidentally her husband dies, ठीक है, किसी वजह से अगर डेथ हो गई, तो that widow was allowed to get married with the younger brother of the husband to get child, to get son. If the widow had no children, then they were allowed to get married with the younger brother of the husband. That system was called Neo system. Okay? Now, some incidences of polyandry was seen. Polyandry. Polyandry क्या होता है? मैंने बताया था last time. One wife, many husbands. Yes. Polyandry की कुछ evidences भी मिली है. Polyandry. Polyandry का बेस्ट एग्जाम्पल है द्रौपदी ना. Getting more than one husband. क्या आज भी होते polyandry? अब लोग ये करना थोड़ा अभी भी जाके किसी पर्टिकुलर ट्राइब आई डोंट रिमेम्बर ट्राइब्स में है polyandry. Women were allowed to participate in religious and women were allowed to participate in religious activities. Women were allowed to participate in religious activities. Women were allowed to participate in religious activities and tribal assemblies They were participating in religious activities and assemblies. Discussion and debate when happening in assembly, they were participating. Next, subheading लिखिए religious life. Religion की क्या condition? Religion. अभी आपने कौन पहले Condition of अभी से पहले कंडीशन ऑफ वुमेन लिखना है. ओके. नाउ राइट रिलीजियस. Predominantly male gods were found. Predominantly male gods है वहाँ पे. Male god है.
male gods. Henotheism was practiced. Henotheism. Henotheism क्या होता है? Multiple gods. Multiple gods. कई सारे gods. आज भी हम लोग Henotheism फॉलो करते हैं. There should be many gods. Next, Indra was the main god. सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट गॉड है इंद्र. कैसे पता कि सबसे इम्पोर्टेंट गॉड इंद्र है? तो जो हमारी वैदिक बुक्स हैं, वेदास हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार जिस गॉड का नाम आया है वो इम्पोर्टेंट होंगे. अकॉर्डिंग टू दैट इंद्र was the main god. Indra was the main god. He was also called पुरंदर और ब्रेकर ऑफ फोर्ट. इनका नाम पुरंदर भी आता है, जिसका नाम मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट. किला को तोड़ने वाला, फोर्ट को तोड़ने वाला. Second important god was Agni. Second important was Agni. Fire. That's all. Early Vedic age की topic finished. Now दो तीन rivers का नाम लिख लो. उस rivers किस नाम से जाते थे पूछा जाता है. Already I have given you one river's name. आप एक तरफ रिवर का नाम लिखो लेफ्ट साइड में, जिसको हम आज जिस नाम से जानते हैं उस टाइम का क्या नाम था. एक रिवर का नाम हमने अभी बताया था आपको, कौन सी? रावी. रावी को कौन से नाम से जानते थे? अरुष्णी. नाम सिमिलर ज्यादा ही, दो तीन रिवर्स का नाम आपको बता देते हैं. तो फर्स्ट टू राइट रावी आप लिख लो. रावी. रावी रिवर अभी भी है क्या? Yes. कहाँ पे है? Where is Ravi river? Not in Jammu Kashmir में. Have you heard name of Ravi river? Anybody? Yes. Have you heard Punjab? Yes. Punjab का नाम है, it is made up of 5 rivers. Punjab word का मतलब है पंच plus आप. Punch is 5, आप is rivers. These 5 rivers is Ravi, Chenab, Jhelum, Vyas, सतलज. सतलज, व्यास, रावी, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम. ये 5 रिवर्स मिलकर पंजाब बना है. ठीक है. तो रावी आज भी है. रावी के बाद आप लिखिए झेलम, विकासता. झेलम को विकासता कहते थे. झेलम आज भी है झेलम, और ये रिपोर्ट फॉर विकासता. तो आप देख रहे हो कि ये जो वैदिक एज है बेसिकली यही पंजाब के आसपास है. विकासता, चिनाब, अस्किनी. चिनाब को अस्किनी के नाम से जानते हैं. चिनाब, अस्किनी. चिनाब आज भी इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू कश्मीर की. अस्किनी. व्यास, विपासा. व्यास को विपासा के नाम से जानते थे. व्यास was moved in the name of Vipasa.
Then Satluj, Shatudri, Satluj. Satudri. पांचों रिवर हो गए ना? का और लिखो गंडक, गंडक को सदा नीला कहा जाता है, गंडक, गंडक was called सदा नीला। घग्गर, और घग्गर जो है ना सरस्वती का नाम ही है, सरस्वती। और इस सरस्वती या घग्गर रिवर को दृश्यवती के, दृश्य, दृश्य। Now we are coming to the later age. वैदिक एज में जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज मोर देन इनफ। आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट करो, क्वेश्चन लगाओ, यू विल नाउ वैदिक एज के बाद लेटर एज ज्यादा हो जाए बता देना, आई विल चेंज द टॉपिक, आई विल कम टू करंट अफेयर्स, ठीक है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है? नाउ वी आर कमिंग टू लेटर एज। लेटर एज का टाइम है 1000 BC से 600 BC तक। Time is 1000 BC to 600 BC. इसकी ज्योग्राफी लिखो, ज्योग्राफी फर्स्ट पॉइंट, Aryans occupied upper Gangetic Plain, upper Gangetic Plain। इसका क्या मतलब है? upper Gangetic region means you can see कि earlier they were in Punjab, they were near सरस्वती रिवर, हरियाणा पंजाब के आसपास। Now they are moving towards गंगा। अगर आप हरियाणा में हैं, पंजाब और हरियाणा में है और वहां से गंगा की तरफ आ रहे हैं, यू आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, यू आर कमिंग टुवर्ड्स यूपी। गंगा यूपी में ही है ना, अब उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, यूपी को क्रॉस करके फिर बिहार बंगाल होते हुए जाती है। नाउ फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा दे आर मूविंग टुवर्ड्स यूपी, तो दे कैप्चर्ड द अपर गैंगेटिक प्लेन। एक स्टोरी है विदेह माधव, ये सुनना, स्टोरी ऑफ विदेह माधव, मतलब स्टोरी ऑफ विदेह माधव, गिविंग इन सतपथ ब्राह्मण, गिविंग इन सतपथ ब्राह्मण, ये बुक है ब्राह्मण। Where he moved towards east, कहा जाता है कि वो moved towards east। स्टोरी ये है कि विदेह माधव जो जंगल है, उस जंगल को जलाते जा रहे हैं और ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा से आप ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप यूपी आ रहे हैं, यूपी से और ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप बिहार की तरफ जा रहे हैं। ये स्टोरी है कि विदेह माधव पूरे जंगलों को जलाते हुए वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते हुए ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सतपथ ब्राह्मण की कहानी है। नेक्स्ट, in later Vedic
age, India was broadly divided into 3 areas: Northern India, North India, Central India, and Southern India. ये 3 डिस्क्रिप्शन है। वैदिक बुक्स में ये 3 डिस्क्रिप्शन है। These are नॉर्दर्न इंडिया को आर्यव्रत कहते हैं, आर्यव्रत। सेंट्रल इंडिया को मध्य देश कहते हैं, आर्यव्रत, मध्य देश। एंड दक्षिण एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड दक्षिण। ये 3 डिस्क्रिप्शंस। Now, political organization. Now, in later Vedic age, political organizations में जनपदास वर्ग क्रिएटेड। अब कई सारे जन को मिला के बड़ा यूनिट बनाया गया जनपदास। और जो राजा है अब वो जनपदास के ही became more powerful because their political unit became bigger। कई सारे जन को मिला के जनपदास बनेगा। और इस पीरियड के बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज महाजनपदास। तो 16 महाजनपद होगा, वो इससे भी बड़ा यूनिट है। तो दैट यू कैन सी कि अब धीरे धीरे स्टेट की फॉर्मेशन और कंट्री की फॉर्मेशन होती जाती है। पहले फैमिली, कुल को मिला के गांव को मिला के कई सारे विलेज को मिला के विश्व बन गया, विश्व से और बड़ा जन बना, जन से जनपद, ठीक। और जनपद से और बड़ा क्या बनेगा? महाजनपद। जो हम लोग इसके बाद लेटर वैदिक एज के बाद पढ़ेंगे 16 महाजनपद। उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा मगध, जहाँ पे मौर्य डायनेस्टी बनेगी। एंड देन नेक्स्ट एक यहीं पे वैदिक एज में जहाँ पे हमने इकोनॉमिक लाइफ लिखा है, वहाँ पे एक टैक्स का नाम लिखो, पूछा जाता है। जहाँ पे वैदिक एज में हमने इकोनॉमिक कंडीशंस लिखी है, एक टैक्स का नाम है बाली, BALI, बाली। ये स्वैच्छिक टैक्स होता था। बाली वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग टू द किंग। लोग अपने मन से राजा को जो टैक्स देते थे वॉलेंटरली, दैट वाज कॉल्ड बाली। नाम पूछा जाता है बाली क्या था? It was a form of tax given by people voluntarily to the king in Vedic age, early Vedic age. Now, इन तैत्रीय ब्राह्मण, एक बुक है तैत्रीय ब्राह्मण, इन तैत्रीय ब्राह्मण थ्योरी ऑफ डिवाइन divine origin of fiction, divine origin of fiction is given. अब ये theory of divine origin क्या है? Anybody know? Have you heard this? Theory of divine origin बहुत important है एंशिएंट हिस्ट्री का और मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक। सिंपली इसमें राजा लोग क्या करते थे, अपने आप को गॉड से रिलेट करते थे। कहते थे आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल, आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम सेंट ऑन अर्थ बाय गॉड टू रूल ऑन यू। ये एक अच्छा तरीका था लोगों को बेवकूफ बनाना। अच्छा, आप लोगों पे कभी रूल कर सकते हो जब आपको लगेगा कि आप सुपीरियर जो
है जिसे आप रूल कर रहे हो, उसको लगेगा कि ये बंदा हमसे ज़्यादा कैलिबर का है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन ओनली यू विल अलाउ देम टू रूल। अगर आपको लगेगा यार ये तो मेरे बराबर का है या मेरे से जूनियर है, मेरे से इंफीरियर है, यू विल नॉट लेट दैट पर्सन रूल ऑन यू। तो राजा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थ्योरी देते, थ्योरी ऑफ डिवाइन टेक्शन। मैं ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं भगवान का आदमी हूँ, मुझे गॉड ने भेजा है, आई एम रिलेटेड टू गॉड, so you people should not revolt against me. If you are revolting against me, it means you are not being a god. You are revolting against the God. अच्छा डरा के लोगों को मूव करना है। Same Britishers also did with us. See, Britishers के जब हम modern history करेंगे, then I will tell you all how just few people from Britain came and ruled such a big country, huge population. आज भी अगर आपको पता हो ब्रिटेन की पॉपुलेशन पता है किसी को कितनी है? आज की डेट में ब्रिटेन की पॉपुलेशन है 6 करोड़। कितने? 6 करोड़। और हमारे यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी होगी? यस, यूपी की पॉपुलेशन लास्ट सेंसस में, सेंसस 2011 में 20 करोड़ थी। अब तो बढ़ गई होगी, 10 साल हो गए और 10 साल में हम लोग बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ाने में आगे रहते हैं, तो हम लोग 30 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ हो गए। अब आज भी 1 यूपी इज इक्वल टू 4 ब्रिटेन। उस टाइम की पॉपुलेशन कैसी रेशियो रहा होगा? अब कुछ लोग, अब मान लो उस टाइम हम मान लेते हैं ब्रिटेन की पॉपुलेशन 1 करोड़ या 2 करोड़। अब सारे 2 करोड़ लोग तो नहीं आ जाएंगे ब्रिटेन से इंडिया में रूल करने ना, कुछ ही लोग आए होंगे ना, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख। अब ये 2-4-10 लाख लोग करोड़ों लोगों को कैसे रूल कर रहे हैं? एंड हाउ डिड वी अलाउ देम टू रूल? तो सबसे पहले इन्होंने हमारे साइकोलॉजी पे अटैक किया। हमको ये कहा कि वी आर अनसिविलाइज्ड, वी आर इलिटरेट, वी आर अनकल्चर्ड। और बार बार 200 साल तक हमें ये कहा कि हम लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, अनकल्चर्ड हैं, इलिटरेट हैं, और वो बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, साइंटिफिकली दे आर इंटेलिजेंट, लॉजिकली दे आर इंटेलिजेंट। और बार बार जब हमें ये कहा, हम ये मान लिए कि हाँ यार वो हमसे इंटेलिजेंट है, हम लोग बेकार हैं, इलिटरेट है, अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। तो वो हमें सिखाने के लिए आए। एक मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, दे गेव द थ्योरी व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी। उन्होंने कहा आप लोग हम पे बर्डन, आप लोग व्हाइट मैन पे बर्डन, दे आर द व्हाइट पीपल। हम ब्रिटेन से आए आपको कल्चर्ड बनाए, हम आपको आए एजुकेटेड बनाए, हम आपको आए हैं अच्छा बनाए, सिविलाइज्ड बनाए। हाउ डेयर यू, तुम कौन होते हमको कल्चर्ड बनाने वाले यार? तुमसे पहले हमारे यहाँ 1000-2000 साल पहले वैदिक एज, कौन ले कंपेयर करके देखो। तुम हमें कह रहे हो, तुम हमें कल्चर सिखाओगे, सिविलाइज बनाओगे, कस्टम सिखाओगे। हमारे यहाँ ताजमहल जैसा बिल्डिंग बना हुआ है आज से 500 साल पहले का, तुम तो 200 साल पहले आए हो। कैसे बनाओगे बिना साइंस के, बिना आर्ट के कैसे बनाओगे ताजमहल जैसा बिल्डिंग यार? इज इट पॉसिबल? आप लोग गए हो ताजमहल? Yes. गए हो? इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बिना साइंस के बन जाएगा क्या ताजमहल जैसा बिल्डिंग? बिना आर्ट के बन जाएगा? तुम हमको आर्ट सिखाओगे, तुम हमें साइंस सिखाओगे? कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग देखो, कब बनी है? 13th सेंचुरी में बनी है, 14th सेंचुरी में बनी, आज से 600-700 साल पहले। तुम तो 100-200 साल पहले आए यार। हमारे यहाँ अजंता एलोरा की पेंटिंग 7th सेंचुरी एडी की है, 7th-8th सेंचुरी, आज से 1200 साल पहले अजंता एलोरा की पेंटिंग बनी है। एंड दैट पेंटिंग हैज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसका तुलना ही नहीं है। हमने लास्ट टाइम बताया था कैसे कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हो, कालिदास उससे कई 100 साल बड़े हैं, तुम हमें पढ़ाना सिखाओगे? तो उन्होंने क्यों किया? व्हाई डिड दे डू सो? दे डिड इट बिकॉज़ दे वांटेड टू रूल अस। अगर वो हमको ये नहीं रियलाइज कराएंगे कि हमसे बेकार है, जूनियर है, इंफीरियर है, इलिटरेट है, अनसिविलाइज्ड है, हम उनको रूल करने ही नहीं देंगे। अगर हमें लगे कि हम तुमसे बेटर है, व्हाई विल आई लेट यू रूल ऑन मी? तो उन्होंने हमारे साइकोलॉजी को शैक किया और हमें बिलीव कराया कि दे आर बेटर, दे आर सुपीरियर, एंड देन वी अलाउड यस यस यू आर बेटर, रूल ऑन अस, टीच अस। मॉडर्न हिस्ट्री जब कराएंगे मेरा डिस्कस दिस व्हाट आई वाज टेलिंग। और ये ना डिवाइन लीडरशिप बिरादर लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हमको भगवान ने भेजा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, सो यू शुड नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट। इफ यू आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट मी, इट मींस यू आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट गॉड, यू आर हर्टिंग द गॉड। आज भी
रिलीजन के नाम पे लोग ऐसे बेवकूफ नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं दैट आई विल नॉट टेल यू, बट आज भी होता है, डराया जाता है। अब भगवान नाराज हो जाएगा तुमसे, भगवान के भैया कौन भगवान को नाराज करेगा, इतनी हिम्मत तो किसी में है नहीं। ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। जल्दी से हेडिंग लिखो, इकोनॉमिक लिखो। In the later part of the later Vedic age, iron was discovered. In the later part of the later Vedic age, iron was discovered. आयरन की डिस्कवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। आयरन की डिस्कवरी होने से जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एग्रीकल्चर में होगा। अभी तक आपने देखा कि अर्ली वैदिक एज वाज अ pastoral society. Their main occupation was animals. But now in the Vedic age, they will shift towards agriculture. With the discovery of iron, अब उनके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अच्छे बनेंगे, एग्रीकल्चर टूल अच्छा बनेगा, जंगलों को काटना आसान हो जाएगा आयरन की वजह से, खेती करना आसान होगा। Their main occupation will shift from pastoral to agriculture. लिख लो, main occupation was agriculture. In Satpat Brahman, different various stages of agriculture is given. सतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सतपथ ब्राह्मण। अभी मैंने एक जगह और सतपथ ब्राह्मण का नाम लिया था, कहाँ पे? जहाँ विजय माधव की स्टोरी है वो सतपथ ब्राह्मण में ही है। सतपथ ब्राह्मण का नाम याद रखना, पूछे जाते से कई क्वेश्चन। सतपथ ब्राह्मण वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर इज मेंशन्ड। जल्दी बोलो, थोड़ा सा करंट भी कराना है। इसमें दो राइस और व्हीट का नाम लिख लो, क्या डेटाबेस में राइस को व्रीहि कहते थे। राइस के लिए व्रीहि लिखा हुआ है, व्रीहि। और व्हीट के लिए, व्हीट का नाम पूछा जाता है, व्हीट के लिए गोधूम लिखा हुआ है। राइस को व्रीहि कहते थे एंड व्हीट को गोधूम। पॉटरी का नाम लिखो। हमने अर्ली वैदिक एज में कौन सी पॉटरी दिखाई थी? ओसिया। अब इसमें पॉटरी का कलर चेंज हो जाएगा और बेटर पॉटरी बनेगा और फेक पॉटरी बनेगा। दैट इज बहुत पूछा जाता है, PGW, पेंटेड ग्रे वेट, PGW। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे सिर्फ पॉटरी के नाम से टाइप पूछेंगे, PGW, पेंटेड ग्रे जो ये पॉटरी थी और अच्छे से पेंटेड मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग पता है कि ये जो हमारे यहाँ वर्ड सिस्टम चल रहा है, कितने वर्ड होते हैं? इन हाउ मेनी वर्नास पीपल वर डिवाइडेड? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। कौन सी वर्णांश? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका पहला डिस्क्रिप्शन कहाँ आया है? पूछा जाता है, लिखो। द वर्ना सिस्टम इज गिवन इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। वर्ना सिस्टम इज गिवन इन द 10th मंडल। मंडल मीन्स चैप्टर। ऋग्वेद के चैप्टर्स को मंडल्स कहते हैं। वर्ना सिस्टम, वर्ण या वर्णास लिख लो। वर्ना सिस्टम इज गिवन इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। और 10th मंडल को पुरुष शुक्त मंडल के नाम से जानते हैं। पुरुष शुक्त मंडल, पुरुष शुक्त मंडल। ये कौन सा चैप्टर है? 10th चैप्टर है ऋग्वेद का। और क्या थ्योरी दी गई है कि जो पुरुष है, आदि पुरुष जिसको गॉड कहते हैं,
उनके माउथ से कौन निकला है? माउथ से, आर्म से, थाई से और पीठ से। माउथ से 4 वर्ण है ना। कहा जाता है कि ब्रह्मा जो पुरुष है, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्राह्मण निकला है। माउथ से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और पीठ से शूद्र। ये पुरुष में ऋग्वेद का 10 है। डन। और यही आप देखोगे कि लेटर ऑन जाके लेटर वेरिफिकेशन और बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिस टाइम ये दिया हुआ है ये वर्नास डिवीजन ऑफ सोसाइटी, वर्नास जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। जो जैसा कर्म करेगा उस ग्रुप में रहेगा। कर्म इज इफ दोज हु आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन सोसाइटी लाइक टीचिंग, लर्निंग, गेटिंग एजुकेशन, दे विल बी कॉल्ड ब्राह्मण। कहीं भी किसी भी फैमिली में जन्म हुआ हो, बट इफ दे आर एजुकेटेड, they are devoting their life to education, learning something good, they will be called Brahman. If some people are very fighting nature, brave, strong, fighter, अगर कोई फाइटर प्रवृत्ति का है तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? क्षत्रिय। वो लड़ेगा, वॉरियर का काम। कई लोगों का होता है नेचर बिजनेस करना, एग्रीकल्चर करना, वो लोग वैसे कहलाएंगे। और जो अनपढ़ होगा, इलिटरेट होगा, अनकल्चर्ड होगा, ड्रिंक करेगा, जो इस तरह की बैड हैबिट से वो करेगा, दे विल बी कॉल्ड शूद्र। वो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण की फैमिली में जन्म हुआ लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है, दे विल बी कॉल्ड शूद्र। वेद में एक श्लोक आया है, एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कहता है कि मेरे घर में सब है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। मेरी मदर ये काम करती है तो वैसे ही है, मेरे फादर ये करते हैं तो ब्राह्मण है, मेरे भाई ये करता है तो वो वैसे, लाइक दैट। एक ही फैमिली में चारों हो, बिकॉज द डिवीजन ऑफ दिस वाज देयर कर्मास, नॉट द बर्थ। लेटर वैदिक एज में आप देखोगे, लेटर वैदिक एज के बाद में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये जन्म से हो जाएगा। ब्राह्मण का बेटा चाहे कुछ भी करे, ब्राह्मण ही, एंड विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। जल्दी से लिखो नेक्स्ट, आश्रम सिस्टम। आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं? हाँ, 4 आश्रम का नाम लिखो। ब्रह्मचर्य, पहला है ब्रह्मचर्य, 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 फिर है गृहस्थ। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। और ये अभी उस टाइम ये माना जाता था कि लोगों की एवरेज एज 100 साल होती है, 100 ईयर्स की होती है, तो 25-25 साल चारों में डिवाइड है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेके 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 से लेके 75 ईयर्स तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास आश्रम। और ये बहुत ही साइंटिफिकली डिवाइडेड था। अभी आज भी अगर आप देखो तो 25 साल तक जनरली हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं, वी आर लिविंग आवर लाइफ एजुकेशन, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गेट नॉलेज। देन 25 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम माना जाता है। इन दैट यू विल गेट मैरिड, यू विल गेट द फैमिली, यू विल गेट द चिल्ड्रन, यू हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। 50 के बाद माना जाता है कि वन शुड गो फॉर द वानप्रस्थ, what is for self study, self motivation, self learning, and after 75 it is believed they will go in the forest, leave the world and devote their life for the God. ठीक है, ये एक डिवीजन। नेक्स्ट quickly, opposition of women started, देखो जरा
position of women. Position of women started deteriorating, coming down. अब इस टाइम तक आते आते इंडिया में वुमेन की कंडीशन डाउन होने लगी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी कहा गया है, दुख का कारण। इन ऐत्रेय ब्राह्मण डॉटर इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ मिजरी। मैत्रेय संहिता में 3 एविल्स बताए हैं। 3 एविल्स में 3 एविल क्या क्या है? liquor, ties and women. So it shows the condition of women started coming down. जल्दी से एक और लिख दो, दो टॉपिक बनाए हुए हैं। लिखो जल्दी से। फॉर्म्स ऑफ मैरिज। शादियां कितने तरह की थी? फॉर्म्स ऑफ मैरिज। एनीबॉडी नोस? फॉर्म्स ऑफ मैरिज 8 तरह की शादियां हैं। 8 तरह की शादियां थी। देयर वर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। शादी पूछी जाती है 8 तरह की शादियां थी। बस हम डिटेल नहीं बताएंगे, हम 8 शादी के नाम लिखेंगे। ब्रह्म, दैनिक, अर्श, प्रजापति। ब्रह्म पहला है ब्रह्म, दूसरा है अर्श। ब्रह्म, अर्श, दैनिक, प्रजापति, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, असुर। ये 8 तरह की शादियां। असुर जहां पे आपने फर्स्ट 4 लिखा है, मार्क लगा के लिखिए, ये अलाउड था, ये एक्सेप्टेड फॉर सोसाइटी एंड दीज वर नॉट अलाउड। ये अच्छे नहीं माने जाते थे ये शादी। नॉट अलाउड मतलब शादी रही होगी लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसमें जो गंधर्व विवाह है, इट वाज लव मैरिज। इवन एट दैट टाइम लव मैरिज वाज नॉट कंसीडर्ड गुड। ठीक है, गंधर्व विवाह इसलिए। इसमें एक दो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखो। ब्रह्म विवाह में डैश देके लिखो, मैरिज इन सेम क्लास। ब्रह्म विवाह में सेम क्लास में शादी होती थी। दैनिक विवाह में ब्रह्म में सेम क्लास और डाउरी अलाउड हो, सेम क्लास। अर्श में दूसरा आपने अर्श लिखा है ना, अर्श में लिख लो by giving cow and a bull। इस शादी में काउ और बुल दिए जाते हैं। अर्श का मतलब ये होता है बुल। अर्श को हिंदी में बैल कहते हैं। काउ एंड बुल दिया जाता था। दैनिक में लिखो मैरिड विद अ प्रीस्ट। इसमें प्रीस्ट से शादी कराई जाती थी डॉटर की। मैरिज विद प्रीस्ट। और प्रजापति में मैरिज विदाउट डाउरी। ब्रह्म में सेम क्लास में डाउरी के साथ मैरिज। अर्श में काउ और बुल दे के शादी। दैनिक में प्रीस्ट के साथ शादी। और प्रजापति में विदाउट मैरिज। ये चारों अलाउड थे। 4 जो आपने नीचे लिखा वो अलाउड नहीं थे। गंधर्व को ऑलरेडी बताया लव मैरिज था। बाकी राक्षस में लिख लो मैरिज बाय कैप्चर। गर्ल को कैप्चर करके शादी की जाती थी।
मैरिज बाय कैप्चर। पिशाच में लिखो ये इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में शादी करना, नशे में लिखो मैरिज इन एब्रिएटेड स्टेट, इन एब्रिएटेड स्टेट। और असुर में लिख लो मैरिज बाय परचेज, गर्ल को परचेज करके शादी। ये आपने 8 तरह की शादियां लिखी। नेक्स्ट लिखो 16 संस्कार। वैदिक एज का क्या कहते हैं? नेक्स्ट लिखो संस्कार। 16 संस्कार बताए गए हैं। जानते हो तुम लोग कोई संस्कार सुना है? Anyone of you have heard name of संस्कारास? किसी संस्कार का नाम सुना है? नहीं, किसी ने नहीं। अंतिम संस्कार सुना है? क्या होता है अंतिम संस्कार? क्या होता है? डेथ के बाद हाँ, तो रिचुअल्स होते हैं हिंदूज में, जलाए जाते हैं बॉडीज को, मुस्लिम्स में बरी किए जाते हैं क्रिश्चियन से। दैट वाज अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार का लास्ट है। इसी में एक है विवाह संस्कार, वो भी एक संस्कार है। तो 16 संस्कार का डिस्क्रिप्शन है। देखो 16 संस्कार पर मेंशन। ठीक है, हम सब नहीं दिखा रहे आपको। अब सिर्फ 16 संख्या लिख लो तो 16 संस्कार है। जिसमें सबसे पहला है गर्भाधान। जैसे ही बच्चा पेट में आता है तो पहला है गर्भाधान लिख लो। और लास्ट में अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि जिसको कहते हैं, डिटेल इसका फर्स्ट है गर्भाधान। अब इन लिखो ये जो 4 वेदांत हैं, वेदांत चारों वेदा को रीड करने वाले 4 अलग अलग लोग होते हैं। तो लिखो ऋग्वेदा, ऋग्वेदा चारों वेदा का नाम जब साइड में लिखो। ऋग्वेदा को रीड करने वाले को होत्री कहा जाता था। The one who was reading ऋग्वेदा was called होत्री। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा and अथर्व। The one who was reading this was be repeating ऋग्वेदा, होत्री, यजुर्वेदा, अथर्वी, 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 सामवेदा, उद्गात्री, उद्गात्री, अथर्ववेदा का नाम है तो नेक्स्ट का लास्ट में प्रूफ अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट टाइम आप जल्दी से नेक्स्ट लिखो। वेदांत, नेक्स्ट लिखो वेदांत। With this the entire Vedic is finished. वेदांत लिख लो। 6 वेदांत का डिस्क्रिप्शन मिलता है। वेदांत 6 है।
कल व्याकरण शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष निरुक्त छंद ज्योतिष ये छह क्या बताता है? फर्स्ट शिक्षा शिक्षा से हमें फोनेटिक्स सीखने को मिलता है। फोनेटिक्स मीन्स प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज को कैसे प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंसिएशन। सो शिक्षा टेल्स अस हाउ टू प्रोनाउंस। एक्चुअली वेदांत के जो वैदिक बुक्स थी बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट था, उसको इजी बना के एक्सप्लेन करते हुए बुक्स लिखी गई। तो शिक्षा ये बताती है कि हाउ टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू रीड इट। संस्कृत वाज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो इट्स वेरी साइंटिफिक एंड इजी लैंग्वेज, बट लोगों को लगा टफ में लिखी थी, तो उसको इजी बनाने के लिए लिखा गया। कल्प में इन कल्प सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स कैसे होंगे, सैक्रिफाइसेस कैसे दिए जाएंगे, रिचुअल्स, इसका डिस्क्रिप्शन है। देन व्याकरण, ऑल ऑफ यू नो ग्रामर है, देन निरुक्त इज एटिमोलॉजी जानते हैं आप लोग क्या होता है? इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी। छंद भी जानते होंगे आप लोग, किसी चीज को कैसे राइमिंग में रीड करना है, छंद इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हर चीज को रीड करने का अलग तरीका होता है। अगर हम स्टोरी रीड करें तो उसका अलग रीडिंग टोन होता है, पोएट्री रीड करें तो अलग रीडिंग टोन होता है। दैट वी रीड योर एंड लास्ट इज ज्योतिष, इज एस्ट्रोनॉमी, ये ठीक है। ये छह वेदांग आपको इसका नाम याद रखने हैं, प्लस किसमें क्या एक्सप्लेनेशन ये। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे लिख लो जल्दी से, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसको रब कर दे। Yes, sir. इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसको आपको हिंदी में मिलेगा खड़ दर्शन। छह फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी छह हैं। षड दर्शन के नाम से जानते हैं। पहला लिखो न्याय, फिर वैशेषिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। अब जो आपसे पूछा जाता है इसके प्रोपाउंडर का नाम, ये फिलॉसफी किसने स्टार्ट करी है, ये किसने स्टार्ट करी? न्याय में लिखो नाम गौतम। न्याय किसने स्टार्ट करी है? गौतम। वैशेषिक कन्नड़, सांख्य, कपिल। योग किसी को पता है किसने स्टार्ट करी है? बाबा रामदेव ने? नहीं, बाबा रामदेव ने तो किसने किया? जस्ट नहीं, बाबा रामदेव जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो किस नाम से चलता है? पातंजलि। योग के स्टार्टर ही है पातंजलि, एंड दैट्स व्हाई ही इज रनिंग ऑल दिस विद द नेम ऑफ पातंजलि। योग में आप लिखिए
महर्षि पातंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, महर्षि व्यास। ये षड दर्शन है, 6 इंडियन फिलॉसफी है। पूछा जाता है नाम और उसके प्रोपाउंडर। विद दिस वैदिक पीरियड इज ओवर। अब आप लोगों को करना क्या है, वैदिक आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल उसे एक बार रीड कर लो, ठीक है। रीड करके जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं आप करिए, एज मच एज पॉसिबल। हम 15 मिनट करंट अफेयर्स के टॉपिक ले रहे हैं। आप लोग पढ़े तो नहीं हो, जस्ट 15 मिनट फॉर करंट अफेयर्स। जल्दी से थोड़ा सा करंट। And please, what we have discussed today is very important topic. अगर कुछ छूट गया आप वीडियो फिर से देख लो, अपने नोट्स रीड कर लो, एंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। कम से कम 100 डेज का क्वेश्चन आप एक टॉपिक पे सॉल्व करो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कोरिलेट द टॉपिक। हाँ, ये डिस्कस किया गया, ये ऐसे है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन ओनली एंटायर टॉपिक विल बी कवर्ड, यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स। नाउ करंट अफेयर्स की टॉपिक लिखो फटाफट। न्यूज़पेपर रीड करो आप लोग कंटिन्यूसली, प्लीज कीप रीडिंग। आज का रीड किया किसी न्यूज़पेपर, कल का किया था। जल्दी से लिखो कुछ करंट का टॉपिक। आज का अगर आप लोगों ने रीड किया है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर इंडिया में है। किस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट इंडिया आया हुआ है? जर्मनी का। वेरी गुड। हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी राइट नाउ? यस, नाम लिखिए। जर्मन चांसलर ओलफ स्कोच। ओलफ स्कोच is in India, listed India, German chancellor, and chancellor in Germany is equivalent to prime minister of India. India के लिए prime minister है, Germany के वो equivalent होता है chancellor का। And anybody know who was the first chancellor of Germany? Germany का पहला chancellor कौन था? अब हिटलर क्या जर्मनी का चांसलर था? मैं कह रहा हूं कि चांसलर इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिटलर? हाँ, हिटलर चांसलर था। 1933 के इलेक्शन में हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, वो इलेक्शन लड़ी और हिटलर चुनाव लड़ के आया था, अपने आप ऊपर से आके डिक्टेटर नहीं बना था। हिज पार्टी, नाजी पार्टी, फॉट इलेक्शंस इन जर्मनी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया एंड जर्मनी हार गई, जर्मनी पे पेनल्टी लगाया गया, जर्मन पीपल वर वेरी एंग्री, हिटलर वाज वेरी एंग्री। तो हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन किया, बाद में उस पार्टी को नाजी पार्टी बनाया, कंटिन्यूसली फॉट इलेक्शंस। उसकी पार्टी कंटिन्यूसली हारती थी। 1928 तक बहुत बुरी तरह हारी, सिर्फ 2% वोट मिलते थे। बट 1933 के इलेक्शंस में उसकी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनी विद 37% वोट शेयर, and he became the chancellor of Germany. But my question was, who was the first chancellor? आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद बिस्मार्क का। किसी नाम सुना है? बिस्मार्क इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी को बनाने का, यूनाइट करने का क्रेडिट उसी को जाता है। लिख लो बिस्मार्क। बिस्मार्क को आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। बिस्मार्क was the first chancellor of Germany. And ओलफ स्कोच से पहले कौन था जर्मनी का चांसलर? लेडी थी, बहुत सालों तक थी और वर्ल्ड के कंटिन्यूसली कई साल तक मोस्ट पावरफुल वुमेन थी। क्या नाम था? एंजेला मर्केल ना। ही विजिटेड इंडिया, ही इज इन इंडिया राइट नाउ। नेक्स्ट, अभी आज का ही न्यूज है, अगर आप लोगों ने न्यूज किया हो तो वर्ल्ड का कंप्यूटर का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? आज दिया गया, अनाउंस हुआ है कल। तो लिखो अपने मार्कोनी प्राइज 2023। दिस इज द हाईएस्ट कंप्यूटर अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। मार्कोनी प्राइज, मार्कोनी प्राइज 2023, द हाईएस्ट कंप्यूटर अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। This year it is given to
हरि बालाकृष्णन, हरि बालाकृष्णन, हरि बालाकृष्णन is presently working in MIT, Massachusetts Institute of Technology, US में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी ये वर्क कर रहे हैं। हरि बालाकृष्णन got Marconi Prize 2023. This is the highest computer award of the world. Next, अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है एक इंडियन मूल के लोगों को वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बनाने का। किसी ने पढ़ा है ये न्यूज़? कौन? हाँ हाँ यस वेरी गुड। देखो अजय बंगा, अजय बंगा is going to be the next chairman of World Bank. ये इंडियन ऑरिजिन के यूएस बिजनेसमैन हैं। अजय बंगा सरदार है, पंजाब से हैं। is going to be the next chairman of World Bank. World Bank के chairman of India आए हुए हैं। कौन है? Who is the chairman of World Bank? India आए हुए थे। लिख लो उनका भी नाम लिख लो। Present World Bank chairman is David R. Malpass. David R. Malpass. ये इनका टाइम जून 2024 में एंड होना है, बट ये सडनली अनाउंस ही विल स्टेप डाउन अर्ली, तो ही विल बी रिप्लेस्ड बाय अजय। डेविड आर मलपास, जब आपने इनका नाम देखा, ही इज राइट नाउ द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक और न्यूज़ लिखो, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक, the first chairman of World Bank was Eugene Leo. Eugene Leo। ये जून 1946 में बने थे जब वर्ल्ड बैंक बना था। He was the first chairman of World Bank, Eugene Leo। Next, किसी ने ये नाम सुना है रिसेंटली? बैंडिकूट। Anyone care about this thing anywhere? What is bandicoot? किसी ने इसका नाम सुना है? नहीं? ये एक रोबोट है। किस काम के लिए होगा? Kerala became the first Indian state to clean its sewage with robot. केरला गवर्नमेंट अनाउंस किया कि उसके सारे सीवेज की जो क्लीनिंग होगी रोबोट से होगी। अभी तक ह्यूमनली होता है ना, लोग गटर में उतर के उसकी सफाई करते हैं, इट्स वेरी इनह्यूमन, नहीं तो उससे कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, उसके जो पॉइजनस गैसेज होते हैं उससे डेथ होती है। केरला बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अनाउंस दैट इट्स सीवेज विल बी क्लीन विद a robot called bandicoot. अभी अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कौन है? सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। शी इज आल्सो इन इंडिया टुडे। Yesterday she was in Bangalore. Yes. Secretary of US Treasury, in bracket you can write Finance Minister of US. Secretary of US Treasury, she was earlier in World Bank. Before becoming, she was the chairman of World Bank. US Secretary of Treasury, Janet L. Yellen. Janet L. Yellen. Janet L. Yellen. Based in India. She is the Secretary of State. Secretary of Treasury. Sorry, Secretary of Treasury. US का Secretary of State कौन है अभी? Secretary of State means Home Minister. Sorry. Foreign Minister. कौन है अमेरिका का Foreign Minister? नहीं पता। इंडिया का Foreign Minister कौन है?
बता कर यूज करते। नेक्स्ट, अभी वो उनका चाइना विजिट था जब बलून कंट्रोवर्सी बाद उन्होंने कैंसिल किया मिशन। नेक्स्ट, जॉर्डन टू होस्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज है लिखो, जॉर्डन एक कंट्री है टू होस्ट डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई चलती है ना, दुश्मनी है, तो दोनों के बीच डायलॉग जॉर्डन ने होस्ट किया है। जॉर्डन इज गोइंग टू होस्ट द डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, जिसमें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे एंड इजिप्ट का रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, who will be appointed the new CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के नए चेयरमैन, नए CEO अपॉइंट हुए हैं। लिखो, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जानते हैं आपको क्या है? क्या है नीति आयोग का प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? नीति आयोग किसकी जगह पे बना है? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की जगह। पहले योजना आयोग चलता था इंडिया में, प्लानिंग कमीशन चलती थी। प्लानिंग कमीशन वी टुक फ्रॉम रशियन मॉडल, वही चलता था। बट इन 2014 आफ्टर कमिंग टू पावर, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रिमूव्ड इट एंड रिप्लेस्ड इट विद नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए CEO अभी अनाउंस हुए, उनका नाम लिखिए, B.R. सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम। B.R. Subramaniam. He will replace Parmeshwaran Iyer. परमेश्वरन अय्यर को उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये परमेश्वरन अय्यर जो है ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ये इज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखो, अभी रिसेंटली one of the neighboring country of India has decided to close down the newspaper of opposition party. इंडिया के एक पड़ोसी देश ने अभी अपने यहाँ जो ऑपोजिशन पार्टी के न्यूज़पेपर्स हैं, जो ऑपोजिशन के लिए न्यूज़ छपती है, उसको बैन करने का अनाउंस किया। कौन सी कंट्री, कौन सा न्यूज़पेपर? देखो, बांग्लादेश, बैन दैनिक दिनकाल, न्यूज़पेपर का नाम है दैनिक दिनकाल। The newspaper of opposition party, Bangladesh National Party, BNP. दैनिक दिनकाल is the mouthpiece of opposition party, Bangladesh National Party. और न्यूज़ देखना, अभी कांग्रेस का प्लेनरी सेशन कहाँ पे चल रहा है? प्लेनरी सेशन एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है हमारा कांग्रेस का। कहाँ पे, किस जगह पे चल रहा है? सारे कांग्रेस के लीडर्स हुए असेंबल हुए, दे विल डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू इन द नेक्स्ट इलेक्शन एंड हाउ दे विल प्लान देयर फ्यूचर। किस जगह का? इनको रायपुर। कांग्रेस प्लेनरी सेशन इज हैपनिंग इन रायपुर। कांग्रेस प्लेनरी सेशन is happening in रायपुर। रायपुर कहाँ पे है? रायपुर कहाँ पे है? यूपी में, बिहार में, झारखंड में,
छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और भी एक कांग्रेस के लीडर को प्लेन से उतार के अरेस्ट किया गया, जिसको पवन खेड़ा। क्यों? मोदी जी के खिलाफ हाँ, मोदी के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। फॉर दैट ही वाज डिप्लेड एंड अरेस्टेड बाय व्हिच स्टेट पुलिस? किस स्टेट पुलिस ने उसका अरेस्ट किया? कहाँ पे अरेस्ट किया? दिल्ली में, असम पुलिस ने। ये लिखना नहीं, बट जस्ट फॉर द अवेयरनेस आई एम आस्किंग वेदर यू आर रीडिंग, यू आर लिसनिंग द न्यूज़ और नॉट। ठीक है, और लिखना नहीं, थके तो नहीं लोग, थक गए इतनी जल्दी? एक लास्ट चीज लिख लो, देना रिमाइंडर। सिक्स हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड, सिक्स हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड, ये फिल्म अवार्ड है। सिक्स हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स, RRR किसकी मूवी है ये? SS राजमौली। लिखो RRR of SS Rajmouli got the best international film, best international film। RRR of SS Rajmouli got the best international film, best international film, best action film, best action, 4 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, सेकंड बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट, बेस्ट स्टंट, बेस्ट नेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट, चौथा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। सॉन्ग किसने गाया है, किसने लिखा है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग लिखो, कौन सी सॉन्ग है उसकी? बेस्ट नाटू 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 कंपोज बाय MM किरवानी। MM किरवानी इज द कंपोजर। नाटू नाटू का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज कीप रीडिंग जितना भी टाइम मिले। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है, गिव फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है? उसके बाद जितना मैनेज कर सकते हो, प्लीज कीप रीडिंग। न्यूज़पेपर इज मस्ट। अलॉन्ग विद दैट जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, प्लीज उसको आप रीड करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना प्रैक्टिस सेट्स आप करोगे उतना आपका टॉपिक कंसोलिडेट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बोरिंग तो नहीं लगता क्लास? No, sir. बोरिंग लग रहा हो, थक गए लग रहा है